नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू शर्मा। शेयर मार्केट में कोई ना कोई तूफान अक्सर आया ही रहता है। किसी भी कंपनी के शेयर के गिरने से कैसे फायदा उठा सकते हैं, आज का ये वीडियो इसके ऊपर है। दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने कुछ दिन पहले अपने एक ट्वीट से सबको हैरान कर दिया। मस्क ने ट्वीट किया कि अगर टेस्ला के शेयर के दाम इसी तरह से बढ़ते रहे तो आने वाले वक्त में बिल गेट्स दिवालिया हो जाएंगे। पूरी दुनिया जानती है कि एलन मस्क कुछ भी यूं ही नहीं करते। उन्होंने बकायदा बिल गेट्स के दिवालिया होने की वजह भी बताई, और वो है शॉर्ट सेलिंग। वही शॉर्ट सेलिंग जिसकी वजह से गौतम अदानी की कंपनीज की वैल्यू एक झटके में 7 लाख करोड़ रुपए कम हो गई। वही शॉर्ट सेलिंग जिसने अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज को 1929 और 2008 में मरघट बना दिया। वही शॉर्ट सेलिंग जिसके कारण बैंक ऑफ इंग्लैंड टूट गया। वही शॉर्ट सेलिंग जिसे स्टॉक मार्केट की दुनिया काला जादू कहती है। वही शॉर्ट सेलिंग जिसे आज हर इन्वेस्टर को सीखने की जरूरत है, भले ही वो कभी शॉर्ट सेलिंग ना करना चाहता हो। क्या है शॉर्ट सेलिंग, कितनी अच्छी है, कितनी बुरी, आखिर क्यों स्टॉक मार्केट के इस काले जादू से दुनिया की सरकारें तक डरती हैं, आज के इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। इसलिए कुर्सी की पेटी बांध लें, क्योंकि आप देखने वाले हैं शेयर मार्केट का सबसे बड़ा और धमाकेदार वीडियो। साथियों, शॉर्ट सेलिंग में 3 चीजें खास तौर पर देखी जाती हैं। पहला मैनिपुलेशन, दूसरा कैलकुलेशन और तीसरा ऑब्जर्वेशन। मैनिपुलेशन की सबसे बड़ी कहानी धीरूभाई अंबानी की सुनाऊंगा कि कैसे धीरूभाई अंबानी ने स्टॉक एक्सचेंज के बियर कार्टेल के माफिया को हराया। कैलकुलेशन की सबसे बड़ी दास्तान हिंडनबर्ग की बताऊंगा कि अदानी से पहले हिंडनबर्ग ने किस कंपनी को तबाह किया और उससे मुनाफा कमाया। और ऑब्जर्वेशन की सबसे बड़ी गलती बिल गेट्स की बताऊंगा, जिसकी वजह से बिल गेट्स को भयानक नुकसान हुआ और कैसे वो दिवालिया तक हो सकते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। दोस्तों, साल 2020 में जब लॉकडाउन लगा तो भारत समेत दुनिया के 17 देशों ने शॉर्ट सेलिंग पर बैन लगा दिया, इस डर से कि कहीं लॉकडाउन में शॉर्ट सेलर अपने मुनाफे के चक्कर में देश की इकोनॉमी ही ना डुबो दें। सवाल यह है कि क्या सच में शॉर्ट सेलिंग में इतनी ताकत है कि वो किसी देश की अर्थव्यवस्था को डुबो सकती है? तो इसका जवाब है जी हां। 1991 के आसपास की बात है। मशहूर इन्वेस्टर जॉर्ज सोरोस ने नोटिस किया कि इंग्लैंड की करेंसी वीक हो रही है। सोरोस को मौका दिखा और उन्होंने इंग्लैंड की करेंसी को शॉर्ट करना शुरू कर दिया। नतीजन 1992 में इंग्लैंड की करेंसी ऐसी गिरी कि बैंक ऑफ इंग्लैंड टूट गया। और यह पहला मौका नहीं था। इसी तरह 1929 और 2008 के मार्केट क्रैश के पीछे भी शॉर्ट सेलर्स को जिम्मेदार माना जाता है। शॉर्ट सेलिंग की अहमियत को बारीकी से समझने के लिए स्टॉक मार्केट के कोर मैकेनिज्म को समझना होगा, जो कि है सप्लाई एंड डिमांड। यानी मार्केट में जिस कंपनी की डिमांड बढ़े उसके शेयर के दाम ऊपर चले जाते हैं, और जिसकी डिमांड घटे उसके शेयर के दाम नीचे आते हैं। शेयर मार्केट में सप्लाई का प्रोसेस बेहद सिंपल और सीधा है, पर डिमांड का मामला इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि डिमांड को मैनिपुलेट किया जा सकता है, इससे बढ़ाया और घटाया भी जा सकता है। और मार्केट में किसी भी शेयर की डिमांड को मैनिपुलेशन, कैलकुलेशन और ऑब्जर्वेशन से पहचानने और कंट्रोल करने का खेल है शॉर्ट सेलिंग। इसलिए सबसे पहले समझते हैं कि शॉर्ट सेलिंग भला क्या है। मान लें आपको अपने शेयर मार्केट एक्सपीरियंस, आपकी रिसर्च और मार्केट कंडीशन से पता चला कि फला कंपनी की एनुअल रिपोर्ट इस साल कुछ गड़बड़ाने वाली है, यानी रिपोर्ट आते ही शेयर के भाव गिरना तय है। आप एक ऐसे ब्रोकर के पास गए जिसके पास उस कंपनी के शेयर पड़े हैं। आपने उस ब्रोकर से 1 लाख शेयर उधार ले लिए, इस वादे के साथ कि इतने टाइम पीरियड के बाद आप ब्रोकर को इतने ही शेयर लौटा देंगे 1% इंटरेस्ट के साथ। ब्रोकर ने आपको उस कंपनी के 100 रुपए के भाव वाले 1 लाख शेयर उधार दे दिए, और आपने वही सारे शेयर उसी वक्त उस मार्केट कंडीशन में करंट प्राइस पर बेच दिए। और फिर जब वही शेयर लौटाने का वक्त आया तो आपकी उम्मीद के मुताबिक उस कंपनी की नेगेटिव एनुअल रिपोर्ट आई। रिपोर्ट आते ही शेयर के दाम 100 से घटकर 75 पर आ गए। अब ब्रोकर को इससे मतलब नहीं होता कि शेयर का दाम ले जाते वक्त कितना था, लौटाते वक्त कितना है। उसे तो बस ब्याज समेत गिनकर अपने पूरे शेयर वापस चाहिए। इसलिए शेयर लौटाने के वक्त आपने 1 लाख शेयर 75 के भाव में खरीदकर ब्याज समेत ब्रोकर को लौटा दिया। 1% ब्याज कटा, 1% प्रोसेसिंग फीस कटी, आपका मुनाफा हुआ 23 लाख रुपए।
इसी तरह से किसी कंपनी की तबाही की उम्मीद में उसके शेयर उधार लेकर बेचने को ही शेयर शॉर्ट करना या शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। शॉर्ट सेलिंग के दो कंसेप्ट होते हैं। आप इक्विटी में करते हैं तो आप सिर्फ इंट्राडे में कर सकते हैं, और अगर आपका नजरिया लंबा है तो आप इसे फ्यूचर एंड ऑप्शन के थ्रू ले सकते हैं डेरिवेटिव मार्केट में। जनरली एफएनओ ट्रेड करते हैं अगर, तो आपको 20 रुपए का ब्रोकरेज लगता है, लेकिन अगर आप शून्य पर करते हैं तो आपका ये चार्ज 5 रुपए के भाव से लगता है। शून्य एक सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकरेज है और हर एक्सचेंज पर रजिस्टर्ड भी है, और यहां पर फ्रॉड होने का कोई चांस नहीं। इनका कोई अकाउंट ओपनिंग चार्ज और एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी नहीं है, साथ ही कोई हिडन चार्ज भी देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको अगर कम चार्जेस देकर ट्रेड करना है तो लिंक नीचे बायो में दिया है, आप शून्य का इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। शून्य आपकी ब्रोकरेज बचाने में आपकी मदद कर सकता है। दोस्तों, शॉर्ट सेलिंग क्या है, ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से आपको और क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए किसी वजह से बाजार में चीनी की शॉर्टेज हो गई, आपका पड़ोसी 100 रुपए किलो के हिसाब से 5 किलो चीनी घर ले आया। आपने अपने पड़ोसी से 1 किलो चीनी उधार मांगी जिसकी कीमत उस वक्त 100 रुपए थी, और उसने आपको 1 किलो चीनी उधार दे दी। अब अगले महीने जब चीनी का स्टॉक स्टेबल हुआ तो चीनी का रेट 100 से गिरकर 50 पर आ गया, और आपने 1 किलो चीनी वापस खरीदकर अपने पड़ोसी को लौटा दी। उधार तो बराबर हो गया, पर इस प्रोसेस में आपके पड़ोसी को 50 रुपए का नुकसान हुआ और आपको 50 रुपए का प्रॉफिट। इसे शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। पर आपका पड़ोसी आपको कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि आपने जितनी चीनी उधार ली थी उतनी वापस लौटा दी। दाम का फर्क। यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है कि शॉर्ट सेलिंग के इस खेल में प्रॉफिट की तो लिमिट होती है, पर लॉस की कोई सीमा नहीं। यानी अगर किसी शेयर का दाम 100 रुपया है तो मैक्सिमम 100 रुपया ही गिर सकता है, यानी आपको एक शेयर में मैक्सिमम इतना ही प्रॉफिट हो सकता है। पर शेयर मार्केट में शेयर के ऊपर जाने की कोई हद तय नहीं होती, यानी इस खेल में घाटे की कोई हद नहीं है। इसलिए इसे शेयर मार्केट का काला जादू कहते हैं, जो कई बार जादू करने वाले को ही बर्बाद कर सकता है। यह चीज आप वीडियो में आगे बिल गेट्स के एग्जांपल से और अच्छे से समझ पाएंगे। अब शॉर्ट सेलिंग रिस्की है ये तो समझ में आ गया, पर सवाल ये उठता है कि शॉर्ट सेलिंग इतनी कंट्रोवर्शियल क्यों रही है? आखिर क्यों इससे ना सिर्फ मार्केट बल्कि सरकारें भी डरती हैं? असल में दिक्कत शॉर्ट सेलिंग में नहीं बल्कि इसे इस्तेमाल करने के मेथड में है। शॉर्ट सेलिंग में ज्यादातर 3 मेथड इस्तेमाल होते हैं, मैनिपुलेशन, कैलकुलेशन और ऑब्जर्वेशन, जिसमें पहला मेथड है मैनिपुलेशन, और यही शॉर्ट सेलिंग से जुड़े हर विवाद, हर बुराई की जड़ है। कैसे? चलिए मैं समझाता हूं। इसे धीरूभाई अंबानी के उस किस्से से समझते हैं जब उन्होंने 3 दिन तक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ताला लगवा दिया था। बात है 1982 की। वो दौर था जब इंडिया के स्टॉक मार्केट में मनु मानेक का सिक्का चलता था, जिन्हें उनकी पावर और इन्फ्लुएंस की वजह से आज भी लोग शेयर मार्केट का ब्लैक कोबरा बुलाते हैं। मनु मानेक का रुतबा कह लीजिए या खौफ ऐसा था कि उसकी मर्जी के बिना कई कंपनियों की बोर्ड मीटिंग तक नहीं होती थी, और ऐसा इज्जत की वजह से नहीं, डर की वजह से ज्यादा था। डर इसलिए क्योंकि मनु मानेक शॉर्ट सेलर थे। मनु और उनका ग्रुप बियर कार्टेल हाई वैल्यू वाली कंपनियों के शेयर को मैनिपुलेट करके उनकी वैल्यू गिरा देता था। कैसे? अरे वही डिमांड को कंट्रोल करके, यानी किसी शेयर को इतना बेचो कि भले वो कंपनी मुनाफे में हो पर मार्केट उसे अछूत मान ले। इस वजह से मार्केट में मनु मानेक और उनके बियर कार्टेल का अच्छा खासा खौफ कायम था। पर एक दिन वो गलती से अपने धीरूभाई अंबानी से टकरा गया, और फिर जो हुआ वो इतिहास है। रिलायंस को लिस्ट हुए सिर्फ 5 साल हुए थे। धीरूभाई अंबानी की लीडरशिप में यह कंपनी कमाल की ग्रोथ दिखा रही थी। शेयर के दाम ऊपर की तरफ भाग रहे थे, और मनु मानेक जैसे शॉर्ट सेलर ऐसी ही कंपनी का शिकार करते थे जिनके भाव ऊपर जा रहे। इसलिए 1982 में इस कार्टेल ने रिलायंस के शेयर शॉर्ट करने का फैसला किया, और शुरू में उन्हें कामयाबी मिली जब रिलायंस के शेयर 131 रुपए से गिरकर 125 रुपए पर आ गए। पर यहां पर धीरूभाई अंबानी ने दुनिया को बताया कि बिजनेस चलाने के लिए थोड़ी बहुत माफिया गिरी आना भी बहुत जरूरी है। नियम यह कहता था कि कंपनी का मालिक कंपनी के शेयर नहीं खरीद सकता, पर नियम तो इसकी भी इजाजत नहीं देते थे कि मनु मानेक का ग्रुप रिलायंस के साथ जो कर रहा था। इसलिए धीरूभाई अंबानी ने अलग अलग लोगों के नाम पर रिलायंस के शेयर खरीदना शुरू कर दिया। उधर मनु मानेक का ग्रुप रिलायंस के ढेर सारे शेयर एक साथ बेचकर उसकी डिमांड कम करने की कोशिश करता, तो दूसरी तरफ धीरूभाई अंबानी सारे शेयर खरीदकर डिमांड मेंटेन कर देते। ये काम बेहद खर्चीला था, पर धीरूभाई को बस तब तक ये लड़ाई लड़नी थी जब तक मनु मानेक का बोरोइंग पीरियड ना खत्म हो जाए और ब्रोकर अपने शेयर वापस मांगने ना आ जाएं। नियम यह था कि अगर आप ब्रोकर को उनके शेयर वापस नहीं लौटाते तो आपको हर शेयर के लिए 50 रुपए पेनल्टी देनी होगी, ब्याज अलग से।
और जब लौटाने का वक्त आया तो रिलायंस के शेयर के भाव 201 पर जा चुके थे, यानी घाटा तय था। पर मनु मानिक के सामने बस यही मुसीबत नहीं थी, असल दिक्कत यह थी कि इस शॉर्ट सेलिंग के पूरे तमाशे के दौरान रिलायंस के कुल 11 लाख शेयर बिके, जिसमें से 8.5 लाख शेयर खुद धीरू भाई के कंट्रोल में थे और वो शेयर वापस बेचने को राजी नहीं हुए। सभी ब्रोकर जिनसे मनु मानिक ने शेयर उधार लिए थे उसके सर पर पेनल्टी की तलवार लेकर खड़े हो गए। बात इतनी बड़ी कि 3 दिनों तक शेयर मार्केट पर ताला लगा रहा और एक झटके में धीरू भाई अंबानी ने मनु मानिक और उनके ग्रुप के खौफ और डर का मजाक बनाकर रख दिया और दुनिया को बताया कि शॉर्ट सेलिंग को हैंडल कैसे करना। अब समझाता हूं दूसरा मेथड जो कि है कैलकुलेशन का, कि कैसे कैलकुलेशन की वजह से शॉर्ट सेलिंग की जाती है। मिसाल के लिए आप हिंडनबर्ग को ले लीजिए। मैं हिंडनबर्ग और अदानी की बात नहीं करने वाला, मैं आपको बताने वाला हूं हिंडनबर्ग बनाम निकोला की कहानी, और इस कहानी में इस्तेमाल हुआ है शॉर्ट सेलिंग का दूसरा मेथड कैलकुलेशन। कैसे समझाता हूं। 2014 में मशहूर साइंटिस्ट निकोला टेस्ला के नाम से इंस्पायर होकर एक ट्रक कंपनी बनाई निकोला के नाम से, जिसके फाउंडर ट्रेवर मिल्टन ने दावा किया कि उनकी कंपनी ने हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रक का इंजन डिजाइन कर लिया है और 2016 तक वो 5000 हाइड्रोजन पावर ट्रक मार्केट में उतार देंगे। पर 2016 आने तक सिवाय एक स्टील के फ्रेम के निकोला के पास ट्रक के नाम पर कुछ भी नहीं था। पर 2018 में निकोला ने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें उनका हाइड्रोजन ट्रक रोड पर चलते हुए दिखाई दे रहा था। इस एक वीडियो से निकोला ने सबका भरोसा वापस अपने फेवर में ले लिया। कंपनी की डिमांड बढ़ने लगी, नए इन्वेस्टर आने लगे, जबकि अभी तक निकोला ने प्रोडक्ट के नाम पर बस एक यही वीडियो बनाया था। डिमांड ऐसी थी कि मिल्टन ने एरिज़ोना में करीब 390 एकड़ जमीन खरीद ली फैक्ट्री बनाने के लिए। फिर मिल्टन ने जुगाड़ से निकोला को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करा दिया और कुछ ही दिनों में निकोला की वैल्यू 2,28,000 करोड़ रुपए हो गई, जो कि उस वक्त 117 साल पुरानी कंपनी फोर्ड से भी ज्यादा थी। जबकि अभी तक निकोला ने एक भी ट्रक नहीं बनाया था। बहुत से लोगों को लग रहा था कि ट्रेवर मिल्टन अगले एलन मस्क बनने वाले हैं। ज्यादातर लोग निकोला को अगली टेस्ला ही मान रहे थे, इसलिए शेयर की डिमांड धगाधक बढ़ती जा रही थी। पर कुछ लोगों को यह बात खटक रही थी कि निकोला ने अभी तक एक भी ट्रक ना तो बेचा है ना बनाया है। और फिर 10 सितंबर 2020 को हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आती और इस रिपोर्ट में हिंडनबर्ग निकोला को सीधे सीधे फ्रॉड कंपनी कह देती है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि निकोला ने ना तो अभी तक कोई हाइड्रोजन पावर ट्रक बनाया है, ना ही इसके पास इसे बनाने के लिए जरूरी टेक्नोलॉजी मौजूद है। ऐसे में कुछ लोगों ने कहा, हमने तो ट्रक को चलते हुए वीडियो में भी देखा है। तो जवाब मिला कि उस वीडियो में ट्रक के अंदर कोई इंजन ही नहीं था, बल्कि उससे पहले दूसरे ट्रक की मदद से एक सड़क की ढलान के टॉप पर ले जाया गया और फिर ट्रक को ढलान से धक्का दिया गया, धक्का दे दिया गया। और उस वीडियो में लोगों ने जिस ट्रक को चलते हुए देखा वो ट्रक हाइड्रोजन की पावर से नहीं, ग्रेविटी की पावर से चल रहा था। बस इसके बाद तो मार्केट ने निकोला के शेयर को ऐसा निचोड़ा जैसे कोई धोबी कपड़े निचोड़ता है और कुछ दिनों में कंपनी की वैल्यू 90% गिर गई। बड़ी बड़ी बातें और दावे करने वाले निकोला के मालिक मिल्टन अपना सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट करके गायब हो गए, पर कानून से नहीं बच पाए और 2022 में फ्रॉड के लिए उन्हें 20 साल की जेल हुई। Founder of Nikola Motors facing years in prison following his conviction on fraud charges. He promised to revolutionize the auto industry but was found guilty of misleading investors. और हिंडनबर्ग को क्या मिला? हिंडनबर्ग ने कभी अपना अमाउंट तो डिस्क्लोज नहीं किया, पर अगर उन्होंने 100 रुपए के भाव पर शेयर उधार लिए होंगे तो वापस सिर्फ 10 रुपए के भाव पर ही किए होंगे, यानी 90% की गिरावट के बाद उन्हें सिर्फ 10 रुपए लौटाने पड़े होंगे, यानी 9 गुना का रिटर्न कमाया हिंडनबर्ग ने शॉर्ट सेलिंग कर। मनु मानिक ने शॉर्ट करने के लिए मैनिपुलेशन का सहारा लिया और हिंडनबर्ग ने कैलकुलेशन का। अब बात करते हैं तीसरे मेथड की, जो है ऑब्जर्वेशन। कई बार कुछ शॉर्ट सेलर बस प्रिडिक्शन पर ही शॉर्ट सेलिंग करते हैं कि अब इस कंपनी का बुरा समय आने वाला है। जैसे बिल गेट्स को ही ले लीजिए, जब एलन मस्क और उनकी टेस्ला बुरे दौर से गुजर रहे थे तब बिल गेट्स ने टेस्ला के शेयर शॉर्ट करना शुरू कर दिया। आगे चलकर जब अमेरिका का चुनाव आया तो बिल गेट्स कमला हैरिस के सपोर्टर थे और एलन मस्क डोनाल्ड ट्रंप के। बिल गेट्स को लगा कि ट्रंप ये चुनाव हार रहे हैं और उनके हारते ही मस्क की टेस्ला ताश के पत्तों की तरह ढेर हो जाएगी और चुनाव में एक वक्त
ट्रंप कमजोर भी लग रहे थे। मौका देखकर गेट्स ने टेस्ला के और ज्यादा शेयर उधार लेकर बेचना शुरू किया। गेट्स का प्लान था कि सस्ता होने पर खरीद कर लौटा देंगे, पर बाजी पलट गई। ट्रंप चुनाव जीत गए और टेस्ला के शेयर के दाम लगभग 60% ऊपर चले गए और अभी भी ऊपर जा रहे हैं। गेट्स जब मस्क की तबाही पर दाव लगा रहे थे तब इस बात की खबर मस्क को भी थी। इसलिए कुछ दिनों पहले मस्क ने ट्वीट किया कि अगर टेस्ला दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बनती है तो बिल गेट्स दिवालिया हो जाएंगे। टेस्ला के मामले में बिल गेट्स ने मैनिपुलेशन या कैलकुलेशन की बेस पर नहीं बल्कि ऑब्जर्वेशन की बेस पर टेस्ला के शेयर को शॉर्ट किया। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इसकी वजह दोनों की आपसी रंजिश भी थी, यानी कल को मौका देखकर यही शॉर्ट सेलिंग एलन मस्क अगर माइक्रोसॉफ्ट के साथ करने लगे तो किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनके इस एक ट्वीट का मकसद ही बिल गेट्स की इमेज और क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़े करना था। और ऐसा बहुत से शॉर्ट सेलर करते ही हैं। अगर आपको ऐसे शॉर्ट सेलर की कहानी पर और वीडियो देखनी है तो कमेंट में शॉर्ट लिख दीजिए, मैं और बना के दूंगा। तो दोस्तों, ये खेल है शॉर्ट सेलिंग का, जिसे करने के 3 ही तरीके हैं: मैनिपुलेशन, कैलकुलेशन, ऑब्जर्वेशन। अब सबसे बड़ा सवाल कि शेयर उधार कहां से मिलेंगे? मुझसे मत मांगिए, मेरे पास कोई शेयर नहीं है। हमारे देश में शेयर उधार लेने या देने के लिए सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बोरोइंग मैकेनिज्म यानी SLBM का इस्तेमाल होता है। शॉर्ट सेलिंग पर लगाम कसे रखने के लिए सेबी इसे कंट्रोल करती है। आप किसी भी ब्रोकर या फिर जिस ऐप से ट्रेडिंग करते हैं वहां से शेयर उधार ले सकते हैं। हर कंपनी के शेयर का हिसाब किताब अलग अलग होता है, इसलिए सटीक जानकारी आपको ब्रोकर और आपके ट्रेडिंग ऐप से ही मिल सकती है। शॉर्ट सेलिंग एक तरह से शेयर मार्केट के धुरंधरों का खेल है। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं तो यही कहूंगा, अगर आपके पास एक्सपीरियंस और मेंटल स्ट्रेंथ नहीं है तो इस स्ट्रेटेजी से दूर रहें। अब कुछ बोलेंगे, जब सोनू जी आपको शॉर्ट सेलिंग के लिए मना ही करना था तो वीडियो ही क्यों बनाया? तो मेरे दोस्त, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि आपके पास कितना भी बड़ा जहाज क्यों ना हो, तैरना जरूर आना चाहिए। मिसाल के लिए, आप किसी कंपनी में 5 सालों से इन्वेस्ट करके बैठे हैं, 50 रुपए का शेयर खरीदा, 100 तक पहुंच गया, पर उसी दौरान शॉर्ट सेलर की वजह से कंपनी ढेर हो गई और उसी शेयर की कीमत अब 5 रुपए होगी। आप पैनिक हुए और 5 रुपए में बेचकर किनारे हो गए। बाद में पता चला कि मैनिपुलेशन के मेथड वाली शॉर्ट सेलिंग का मामला था और जब वापस आप उसी शेयर को खरीदने गए तो फिर से 50 का हो चुका था। यानी 5 साल के पेशेंस के बाद आप वापस वहीं खड़े हो गए जहां से चले थे, वो भी 90% लॉस के साथ। यहीं पर अगर आपको शॉर्ट सेलिंग को पहचानना आता तो या तो आप ऐसी सिचुएशन में पोजीशन होल्ड करके रखते या फिर गिरने से पहले बेचकर तब वापस खरीद लेंगे जब कंपनी अपने लोवेस्ट पर हो। जब कंपनी अपने लोवेस्ट फेस में हो तब कैसे कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी आपको शेयर मार्केट का राजा बना सकती है, इसके बारे में डिटेल में एक वीडियो बनाया है मैंने, जिसे 5 लाख लोग देख चुके हैं। लिंक दे दूंगा, जरूर देखिएगा। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने और जानने को मिला होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में मुझे बताएं कि शॉर्ट सेलिंग आपके हिसाब से अच्छी चीज है या बुरी। कोशिश करता हूं कि हर महीने कुछ ऐसी वीडियो शेयर मार्केट पे डालता रहूं कि जिससे मुश्किल से मुश्किल पैंतरों को भी आसान भाषा में आपको एक्सप्लेन कर सकूं। अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दें। जल्दी मिलता हूं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। शून्य डाउनलोड करें, लिंक नीचे बायो में देना। जय हिंद।